फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग साइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। कल हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बहुत सारे कंटेंट्स को पढ़े थे, जिसमें से पहला था इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि सेल जो होती है वो क्या होती है। क्या बताया था कि सेल जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, उसके बाद में हमने डिस्कवरी की बात करी थी कि प्लांट जो होती है, प्लांट की कोर के टुकड़े में क्या देखा गया था, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि बिल्कुल कैसी थी, खाली थी। मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखी थी, और वो किसने देखी थी, रॉबर्ट हुक ने देखी थी। ठीक है, कब 1665 में देखी थी। ठीक है, और ये जो सेल्स थी वो कैसी थी, डेड सेल थी, यानी कि मृत कोशिका थी। ये जो इन्होंने खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने किसके अंदर बताया था, वो बताया था माइक्रोग्राफिया नामक बुक के अंदर, इसके बारे में इन्होंने बताया था। फिर लिविंग जो सेल होती है उसके बारे में बताया था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने बताया था। और फिर उसके बाद में बताया गया कि जो सेल होती है या फिर जो संरचना देखी गई थी, हनी कॉम्ब लाइक संरचना देखी गई थी, वो संरचना जो होती है वो रिक्त ना होकर के उसमें क्या पाया जाता है, कुछ रस पाया जाता है, सेमी फ्लूइड पाया जाता है, जिसे फेलिक्स टुजार्डी ने क्या नाम दिया था, सारकोड नाम दिया था। पुरकिंजे ने इस सारकोड को आगे जाकर के क्या नाम दे दिया था, प्रोटोप्लास्ट नाम दे दिया था। ठीक है, अब बाद में बात करते हैं कि सेल के अंदर एक और संरचना को देखा गया, वो देखा था रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा था कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो पाया जाता है, और केंद्रक की खोज किसके अंदर की, इन्होंने ऑर्किड की जड़ों के अंदर की थी। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी प्रीवियस क्लास में। और साथ में इसके अलावा हमने बताई थी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, इन दोनों को डिफरेंट करके हमने समझा था। आज हम बात करेंगे यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे सेल की शेप के बारे में, सेल की साइज के बारे में, सेल के नंबर के बारे में। ठीक है, और इसके बाद में बात करेंगे हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, और इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे डिफरेंट करके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर होते क्या है, जिसे हम हिंदी में यूनिसेल्युलर को बोलते हैं एक कोशिकीय, और मल्टीसेल्युलर को बोलते हैं हम बहुकोशिकीय। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनिसेल्युलर, और सेकंड है मल्टीसेल्युलर। इन दोनों को हम समझेंगे डिफरेंट करके, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यूनिसेल्युलर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कितनी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, वो सिंगल सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं, कंपोज ऑफ सिंगल सेल। composed of many cell। ठीक है, यानी कि यूनिसेल्युलर जो होते हैं वो कितनी सेल से कंपोज्ड होते हैं, वो होते हैं सिर्फ एक सेल से, सिंगल सेल से। और मल्टीसेल्युलर होते हैं वो कितनी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, एक से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिसेल्युलर की बात करते हैं, एक ही कोशिका होती है, इसी एक कोशिका से पूरे ऑर्गेनिज्म की क्या बनती है, पूरी बॉडी बनती है, और साथ में ये कोशिका ही सारे कार्य करते हैं। यानी कि एक ही कोशिका से क्या बनती है, ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर। ठीक है, और क्या बनती है, और क्या करता है वो, फंक्शन। मतलब एक ही कोशिका फंक्शन करती है और एक ही कोशिका क्या करती है, स्ट्रक्चर बनाती है। यानी कि ये कोशिका है, सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ये ही स्ट्रक्चर बनाएगा, और ये ही क्या करेगा, सारे फंक्शंस जैसे कि न्यूट्रिशन हुए, रिप्रोडक्शन हुए, इसके अलावा एक्सक्रीशन हुए, सर्कुलेशन हुआ, सारे कार्य कौन करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल ही करेगी। ठीक है, मल्टीसेल्युलर की बात करते हैं, तो मल्टीसेल्युलर में जैसा कि हमने पढ़ा कि इसमें कितनी सेल्स होती है, एक से ज्यादा, यानी मैनी सेल्स होती है। ठीक है, तो मैनी सेल्स होगी तो ये इनके पास क्या होगा, काम करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं इजीली काम कर सकती है, यानी कि काम इनमें क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। इनका जो फंक्शन होता है वो क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर क्या होता है, डिवीजन ऑफ
लेबर, ठीक है। यानी इसमें क्या पाया जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, श्रम विभाजन इनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है इसके अंदर, भाई स्ट्रक्चर भी एक ही कोशिका बनाती है, फंक्शन भी एक ही कोशिका बनाती है। इसके अंदर और क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनिसेल्युलर का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, यूनिसेल्युलर का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, सिंपल होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बिल्कुल ही सिंपल होता है, ठीक है। यूनिसेल्युलर का ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ही सरल या सिंपल होता है, जबकि मल्टीसेल्युलर का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। बहुत ही क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब इसके अलावा और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये तीन डिफरेंट के अलावा चौथा डिफरेंट इसमें क्या होता है, वो चौथा डिफरेंट होता है कि जो ये यूनिसेल्युलर है जिसकी कि एक ही कोशिका होती है, ये एक कोशिका डायरेक्टली एनवायरनमेंट के क्या होती है, एक्सपोज होती है, ठीक है। यानी कि एनवायरनमेंट की बिल्कुल क्या होती है, एक्सपोज होती है डायरेक्टली, जबकि मल्टीसेल्युलर में ऐसा नहीं होता है। मल्टीसेल्युलर में कौन एक्सपोज होगा एनवायरनमेंट के, जो आउटर सेल होती है बस वही एक्सपोज होती है, बाकी की सेल्स डायरेक्टली एनवायरनमेंट में एक्सपोज नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर कंप्लीट। हम इन चार डिफरेंट के साथ यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर को समझ सकते हैं, ठीक है। यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसकी शेप के बारे में कि सेल की शेप कैसी होती है। नेक्स्ट है हमारा सेल शेप, ठीक है। सेल शेप जो होती है वो ऑर्गेनिज्म में ऊपर से लेकर मतलब हेड से लेकर टॉ तक कैसी होती है, अलग अलग हो सकती है, ठीक है। ये कैसे हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, स्पाइरल भी हो सकती है, इलोंगेटेड भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। इस तरह से अलग अलग शेप की क्या हो सकती है, कोशिकाएं हो सकती है। कौन सी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, ठीक है, इलोंगेटेड भी हो सकती है, इसके अलावा स्पाइरल भी हो सकती है, राउंड भी हो सकती है और डिस्कॉइल भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि ब्रांच वाली कैसी होंगी, जिनकी की क्या निकली हुई रहेंगी, ब्रांच निकली हुई रहेंगी। जैसे कि कैसे होती है नर्व सेल, नर्वस जो होती है, नर्वस जो होती है सेल वो कैसी होती है, इलोंगेटेड भी होती है नीचे से और साथ में ऊपर से कैसी होती है, ब्रांच भी होती है, इस तरह से होती है। तो ये तो हो गई इलोंगेटेड साइड और ये कैसी हो गई, ब्रांच साइड, ठीक है। जो कि क्या निकली हुई रहती है, दूर दूर तक इनकी तरफ क्या निकली हुई रहती है, ब्रांचेस निकली हुई रहती है, ठीक है। इलोंगेटेड में भी नर्वस वाली सेल को हम ले सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, इलोंगेटेड का मतलब होता है बढ़ना, लंबी, ठीक है। इसके अलावा स्पाइरल शेप की बात करते हैं, जैसे कि मसल सेल्स होती है, मसल्स कैसी होती है, स्पाइरल टाइप में ये रहती है, इस टाइप में, इस शेप में ये हो सकती है, ठीक है। इस शेप की ये कोशिकाएं हो सकती है, केंद्र होना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा राउंड की बात करते हैं, राउंड सेल इस तरह से होती है, ठीक है। डिस्कोइड की बात करते हैं, आरबीसी, ठीक है, ये कैसी होती है, डिस्क के समान संरचना ये होती है, ठीक है। ये हो गई है हमारी सेल शेप के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल साइज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या चलेगा, सेल साइज। सेल शेप हो चुका है, नेक्स्ट कंटेंट है हमारा सेल साइज। चलो कंटिन्यू इसको करते हैं। जो सेल्स होती है उनकी साइज भी जो होती है वो अलग अलग हो सकती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग साइज ये हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे कोई भी एनिमल है, उस एनिमल की कोशिका, मान लो कोई भी बड़ा एनिमल है, उस एनिमल की कोशिका, ठीक है, और एक बिल्कुल कोई छोटा एनिमल है, उनकी कोशिका बिल्कुल सेम साइज की हो, ऐसा नहीं होता है। उनकी साइज क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। साइज अलग होगी तभी तो वो छोटा होगा, साइज बड़ी होगी तो वो कैसा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल साइज के बारे में। सेल साइज जो होती है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं लार्जेस्ट
और लॉन्गेस्ट, ठीक है, और दूसरी होती है स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो ये इन चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लार्जेस्ट सेल, यानी कि सबसे लार्जेस्ट सेल किसकी है। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सेल के बारे में और पढ़ रहे हैं बायो में। तो यहाँ पर जूलॉजी और बॉटनी के दोनों की चीजें क्लियर होंगी। तो हम एनिमल को भी लेके चलेंगे और प्लांट को भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं एनिमल्स के लिए। तो वो क्या है, ऑस्ट्रिच एग, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, लगभग 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एस्टिमेट लेके चलते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है, ये सारी चीजें क्या होती है, यहाँ पर एस्टिमेट लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनिमल है उसके अंदर शुतुरमुर्ग के अंडे को क्या माना जाता है, सबसे लार्ज माना जाता है, और उसकी लेंथ कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखना है, ये 15 सेंटीमीटर किसमें काउंट होगा, ये होगा इन डायामीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इन डायमीटर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के अंदर दो प्लांट्स लिए जाते हैं। एक तो होता है एसिटिबुलेरिया, ठीक है, एक होता है यहाँ पे कॉलेरपा टैक्सीफोलिया, ठीक है, एसिटिबुलेरिया, और एक होता है कॉलेरपा टैक्सीफोलिया, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है, एल्गी है। एसिटिबुलेरिया भी एल्गी है और कॉलेरपा भी क्या है, एल्गी है। लेकिन ये तो है एल्गी, लेकिन ये क्या है, एक्वाटिक एल्गी, ठीक है। ये क्या है, एक्वाटिक एल्गा है। इनकी जो लेंथ मानी जाती है वो लगभग कितनी मानी जाती है, एसिटिबुलेरिया की 6 से 10 सेंटीमीटर, और कॉलेरपा की कितनी मानी जाती है, लगभग वही 7 सेंटीमीटर मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर लॉन्गेस्ट सेल के बारे में। लार्जेस्ट हो चुकी है, अब चलते हैं लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट किस में नापते हैं हम लोग, किस में मापेंगे, ये मापेंगे हम हाइट में, ठीक है। वो लार्जेस्ट हमने लार्जेस्ट जो सेल थी वो किस में दी थी हमने, डायमीटर में, ठीक है, डायमीटर। और लॉन्गेस्ट सेल किस में लेंगे हम, हाइट में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम एनिमल्स की बात करेंगे। तो एनिमल्स के अंदर कौन होती है, नर्व सेल। जो नर्व सेल होती है वो क्या होती है, नर्व सेल मतलब तंत्रिका कोशिका जो होती है वो क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। एनिमल्स में सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या होती है, तंत्रिका कोशिका, और लगभग कितनी होती है, ये 1 मीटर होती है, लगभग कितनी होती है, 1 मीटर। और इसमें ध्यान रखना है हम किस में लेंगे, ये हाइट के अंदर लेंगे, ठीक है। तो ये कितनी होती है, लगभग 1 मीटर लंबी होती है। और प्लांट्स की बात करते हैं तो हेम्प फाइबर जो होते हैं, ठीक है, प्लांट में कौन से होते हैं, हेम्प फाइबर जो होते हैं वो भी सिकुड़े हुए होते हैं, लेकिन जब उनको लंबा किया जाता है तो वो भी लगभग कितने निकलते हैं, 1 मीटर लंबे ही निकलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल की, सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका वही पहले हम एनिमल्स के अंदर पता करेंगे। तो एनिमल्स के अंदर सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है PPLO, ठीक है। शायद जहां तक है तो PPLO के बारे में तो सब लोगों ने सुन रखा होगा कि PPLO, ठीक है। तो यहाँ पर PPLO के बारे में बता देते हैं कि PPLO एग्जैक्टली होता क्या है। पहले हम बात करते हैं इसके फुल फॉर्म के बारे में कि PPLO यानी डबल P है, तो एक P से तो निकलता है यहाँ पर प्लूरो, ठीक है। सेकेंड P से मतलब निकलता है यहाँ पर न्यूमोनिया, L से मतलब यहां पर निकलता है लाइक, और O का मतलब होता है यहां पर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। PPLO यहाँ पर एनिमल्स की सबसे क्या होती है, छोटी कोशिका होती है, जिसमें पहले पी के PPLO का नाम पूरा क्या होता है, पहले पी का मतलब होता है प्लूरो, दूसरे पी का मतलब क्या होता है, न्यूमोनिया, L का मतलब होता है यहाँ पर लाइक, और O का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, यानी प्लूरोलिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में शायद आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा भी कहा जाता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट क्या होती है, ये स्मॉलेस्ट एनिमल सेल होती है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी होती है, ये होती है कितनी बड़ी होती है, ये होती है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है, यानी कि बहुत ही क्या होती है, ये छोटी होती है।
फिर उसके बाद में हम स्मॉलेस्ट प्लांट की बात कर लेते हैं। सबको पता है वुल्फिया जीनस जो होती है उनके फ्लावर्स क्या होते हैं, सबसे छोटे होते हैं। तो उनके ही जो डकवीड्स होते हैं वो सबसे छोटे क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई है हमारी सेल साइज की बात। कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, आपको सबको पता है। अगर कोई बड़ा जीव है और कोई छोटा जीव है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर सेल की संख्या बहुत ज्यादा होगी, और ऐसा कि भाई छोटा जंतु है तो उसके अंदर सेल की संख्या क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है। अगर छोटा जीव होगा तो उसके अंदर क्या होगी, सेल की जो नंबरिंग होगी या नंबर ऑफ सेल होंगे, कोशिका की संख्या होगी वो क्या होगी, कम होगी। और अगर कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर कोशिका या सेल की जो संख्या होगी वो थोड़ी सी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, वैसे नॉर्मली माना जाता है कि नॉर्मली जो संख्या होती है, यूजुअली जो संख्या होती है सेल्स की वो मापी जाती है ट्रिलियंस में। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में हम पढ़ेंगे अंतर, और ये अंतर पढ़ेंगे हम कुछ एक यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसके आधार पर। तो सबसे पहले हम डिफरेंट करेंगे इसकी शेप को लेकर के, इसकी शेप होती कैसी है, प्लांट सेल कैसी दिखती है, एनिमल सेल कैसी दिखती है। तो प्लांट सेल की जो शेप होती है वो होती है रेक्टेंगुलर। कैसी होती है ये, रेक्टेंगुलर। ठीक है, कैसे दिखाई देती है ये, रेक्टेंगुलर। थोड़ा सा ये कैसा होता है, आयत शेप में होता है। ठीक है, जबकि एनिमल सेल जो होती है, एनिमल सेल क्या होती है, ये होती है स्फेरिकल। कैसी होती है ये, स्फेरिकल। देख लो थोड़ी सी कैसी होती है ये, स्फेरिकल शेप में ये आती है, यानी कि गोलाकार शेप में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी साइज की, कि इसकी साइज होती कैसी है। प्लांट सेल की साइज कैसी होती है, एनिमल जो होता है उसकी साइज कैसी होती है। तो प्लांट सेल की साइज की बात करते हैं तो ये कैसी होती है, थोड़ी बड़ी होती है। कैसी होती है ये, बड़ी होती है, लार्जर इन साइज। कैसी होती है ये, बड़ी होती है। जबकि एनिमल सेल जो होती है वो क्या होती है, छोटी होती है, स्मॉलर होती है। ठीक है, प्लांट सेल कैसी होती है, साइज में बड़ी, और एनिमल सेल जो होती है साइज में कैसी होती है, छोटी होती है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सेल वॉल की अकॉर्डिंग में डिफरेंट। सेल वॉल मतलब होता है कोशिका भित्ति। शेप हो गया, साइज हो गया, अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, प्लांट सेल की सबसे बाह्य परत होती है। ठीक है, क्या होती है, सबसे बाह्य परत होती है, यानी कि ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। क्या होती है ये, आउटर मोस्ट लेयर। सेल वॉल प्लांट सेल के लिए क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। जबकि एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल के लिए ये सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित। ठीक है, एब्सेंट का मतलब क्या होता है, अनुपस्थित, यानी यहाँ पर एनिमल सेल के अंदर कोई सेल वॉल उपस्थित नहीं होती है। जैसा कि आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर, ये है एनिमल सेल। इस एनिमल सेल के अंदर देखो कि ये क्या है, डबल लेयर दिख रही है आपको, डबल लेयर। ठीक है, एक बाहर है और एक उसके नीचे है। ठीक है, तो ऊपरी वाली जो लेयर है वो क्या है, सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति है। जबकि उसके जस्ट नीचे आपको दिखाई दे रही है ये क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, इसी के साथ आप एनिमल सेल को देखो। एनिमल सेल के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही लेयर है, और वो लेयर कौन सी है, कोशिका भित्ति ना होकर के वो कौन सी है, कोशिका झिल्ली है। तो सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर क्लियर हो गया है कोशिका झिल्ली का, कि जो प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल के अंदर कोशिका भित्ति से जस्ट नीचे, यानी कि दूसरी परत के रूप में कौन होता है, कोशिका झिल्ली। डायग्राम में दिख रहा है आपको। सेकंड जो दूसरी परत के रूप में जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के लिए हम फिलहाल यूज कर सकते हैं कि ये कैसी होती है, सेकंड लेयर होती है। सेल वॉल के बाद की ये लेयर होती है।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल सेल के लिए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा एनिमल सेल के अंदर कितनी लेयर्स होती है, सिंगल लेयर होती है, ठीक है। और ये सिंगल लेयर ही क्या होती है, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, इसके ऊपर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो यहाँ पर हम सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या दिखा देंगे, प्रेजेंट दिखा देंगे, ठीक है। कैसी होती है ये, प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टिड के लिए कि प्लास्टिड क्या होता है, लवक यानी कि लवक। प्लास्टिड का मतलब क्या होता है, लवक। लवक एक्चुअल में प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। एब्सेंट होता है क्यों होता है, क्योंकि जो प्लास्टिड होता है उसमें दो पिगमेंट्स आते हैं, और वो कौन कौन से हैं, 3 टाइप की होती है ये, क्रोमेटोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। और ये तीनों ही क्या करते हैं, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने का काम करते हैं। और फोटोसिंथेसिस जो होगा वो प्लांट सेल में ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। एनिमल सेल कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। तो इनके अंदर तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इस वजह से यहाँ पर प्लास्टिड क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है वैक्यूल का। वैक्यूल मतलब रिक्तिका, ठीक है। रिक्तिका मतलब एक खाली सा चैम्बर होता है, ठीक है। तो जो रिक्तिका होती है, ये रिक्तिका प्लांट सेल में कितनी होती है, एक होती है और बड़ी साइज की होती है। देखो आप एक बार डायग्राम में, रिक्तिका एक खाली सा नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। तो जो ये रिक्तिका होती है वो कितनी है, एक है, और ये बहुत ही बड़ी है, और साथ में ये कहाँ मौजूद है, बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, ठीक है, सेंटर में ही है। इस वजह से जो न्यूक्लियस जो कि सेंटर में होता है वो खिसक करके कहाँ चला जाएगा, परिधि की तरफ। तो आपको दिखाई दे रहा होगा न्यूक्लियस वो कहाँ चला गया है, थोड़ा सा परिधि की तरफ चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वैक्यूल। ये कितनी संख्या में होता है, एक ही होता है, ठीक है। और क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, लार्ज साइज में होता है, और ये कहाँ पर पाया जाता है, बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है, ये सेंटर में पाया जाता है। जबकि एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर देखो कि जो वैक्यूल है, ये छोटी छोटी सी बूंदे नहीं दिख रही है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बूंदे जो दिखाई दे रही है, ये क्या होती है, वैक्यूल होती है। यानी कि वैक्यूल कैसी होंगी, स्मॉल साइज में होंगी, और बीच सेंटर में ना होकर के इधर उधर क्या रहती है, ये बिखरी हुई रहती है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि जो वैक्यूल होता है एनिमल सेल के अंदर कैसे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है। और ये सेंटर में ना होकर के कहां पर होते हैं, चारों तरफ बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस प्लांट सेल में, अभी हमने वैक्यूल पढ़ते पढ़ते देखा था कि जो बीच में एक और बड़ी रिक्तिका होने के कारण, बीच में सेंटर में बड़ी रिक्तिका के पाए जाने के कारण जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है, सेंटर से थोड़ा सा पेरीफेरी हो जाता है, यानी परिधि की तरफ खिसक जाता है। यानी कि न्यूक्लियस की लोकेशन कहां पर होती है, ये होती है पेरीफेरी, ठीक है। ये कैसा होता है, पेरीफेरी होता है, ठीक है। और एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल के अंदर रिक्तिका ऐसा कुछ नहीं करती है, वो साइड में बिखरी हुई रहती है। इस वजह से न्यूक्लियस अपने आप ही कहाँ पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस यहाँ पर कहाँ होगा, सेंटर के अंदर ये प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी प्लांट सेल के अंदर थोड़ी सी क्या होती है, वेल डेवलप्ड नहीं होती है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर इसको गोल्जी काय ना कह के क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्टियोसोम क्या होता है, या गोल्जी काय के अंदर जो प्लांट सेल में जो गोल्जी काय होता है उसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं उसको, हम डिक्टियोसोम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से देख लेना है, ठीक है। तो गोल्जी काय में, गोल्जी काय जो होती है प्लांट सेल में क्या कहलाती है, डिक्टियोसोम, जबकि एनिमल सेल के अंदर ये गोल्जी काय क्या होती है, वेल डेवलप्ड होती है, यानी कि अच्छे से ये क्या होती है, विकसित हुई रहती है। तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, वही गोल्जी काय कहा जाता है। जीबी मतलब गोल्जी बॉडी होता है, यानी कि गोल्जी काय होता है, ठीक है। तो ये डिक्टियोसोम हो गया इधर, और इधर इसको क्या कहते हैं, गोल्जी काय, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ एक पॉइंट्स जो कि हमने सेल के नॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए यूज करे थे। कल से हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में, जिसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनेल्स आएंगे, सेल ऑर्गेनेल्स, उनके बारे में फिर हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही खत्म हुआ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप इसे प्लीज लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो मैं न्यू वीडियोस आएंगे मेरे, वो न्यू वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती है। ठीक है, थैंक यू।